हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी साइंस। हम डिस्कस कर रहे हैं 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में। ग्रोथ में हमने क्या डिस्कस किया था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, लेकिन साथ ही में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो भी ग्रोथ शो करती हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में कैसे ग्रोथ होती है? क्योंकि उनके ऊपर मटेरियल अकोमुलेट करता है और उनका मास इंक्रीज़ होता है, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। उसी तरह हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल बी वर्कर्स हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे केमिकल से मिलकर बने होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये टूटते हैं फिर बनते हैं, तो बॉडी में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती हैं, और ये सारी की सारी रिएक्शंस किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर। अब देखो, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता ही है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होगा। सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो सिंगल सेल में भी होंगी। सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द केमिकल रिएक्शंस। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। So what is metabolism? The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is known as metabolism. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट शो एनी मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको हम बॉडी के आउटसाइड भी डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। मतलब बॉडी के बाहर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर इन केमिकल रिएक्शंस को करवाएं तो हम कर सकते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे। देखो, लिविंग थिंग्स क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये लिविंग थिंग तो है नहीं। हाँ, पर लिविंग रिएक्शन ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ये बॉडी के अंदर होती हैं वैसे ही हम इन्हें टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म करवा सकते हैं, इसलिए इनको लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे। तो जो मेटाबॉलिज्म है उसे हम एक डिफाइनिंग फीचर्स मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों मानते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस में होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। अब देखो, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको टू कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ एनाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज़ एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज़ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? यहाँ पर होती है सिंथेसिस होती है लार्ज मॉलिक्यूल की, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एनाबॉलिज्म में आप एग्जाम्पल ले सकते हो फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड combine with water, and in the presence of sunlight and chlorophyll it will give glucose and oxygen, glucose या फिर कार्बोहाइड्रेट। ओके,
सो ये जो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं और यहाँ पर एनर्जी का यूज़ हो रहा है, सनलाइट एनर्जी का। तो जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर हो रही है। दीज रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। अब हम एग्जांपल लेते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस का। ये जो कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं, आप रेस्पिरेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हो। रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव CO2 एंड H2O, और साथ में रिलीज़ होती है एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए इन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो जो कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ओके, तो ये था मेटाबॉलिज्म के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में अगर कोई भी स्टिमुलाई है, वो जो स्टिमुलाई है वो फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिज़िकल का मतलब है, मान लो जैसे आपकी बॉडी पे आपको किसी नीडल के साथ प्रिक किया तो आपको एकदम से फील हो जाएगा और आप अपना हाथ पीछे हटा लोगे। मान लो हाथ पे प्रिक किया, तो ये क्या होती है, ये हमारी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि ये फील कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को, और उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो भी अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं प्लांट के लिए, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म एंड पोल्यूटेंट्स। लाइट के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे मान लो लाइट बहुत कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। उसी तरह कुछ आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे पिचर प्लांट होता है, उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट एंटर करता है तो वो उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि उसने सेंस कर लिया कि उसके अंदर कोई इंसेक्ट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, सिंगल सेल है, बैक्टीरिया है, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, सभी के सभी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है ह्यूमन बीइंग की। अब देखो, ये जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ये सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। सेल्फ कॉन्शियस जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है दे आर अवेयर ऑफ हिम सेल्फ। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, और इसमें से कुछ एनिमल्स हैं जैसे ऑक्टोपस हो गया, वो सेल्फ कॉन्शियस होता है बहुत ज़्यादा। सारे के सारे लिविंग बीइंग जो हैं वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, इसलिए हम कॉन्शियसनेस को ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, अब बात आती है ह्यूमन बीइंग्स की। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है कि लिविंग स्टेट क्या है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अब आपने ऐसे कुछ पेशेंट देखे होंगे जो कोमा में होते हैं हॉस्पिटल में, उनमें कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ब्रेन डेड। ऐसे पेशेंट को क्या कहते हैं हम, ब्रेन डेड। ब्रेन डेड का मतलब है कि दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस एंड दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। उन्हें कुछ पता नहीं होता है उनके आसपास क्या हो रहा है, ना वो बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना ही वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। जो पेशेंट कोमा के होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आते हैं, हम उनको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, तो हम उनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं ब्रेन डेड। ओके, तो हायर क्लासेस में क्या होता है, ये जितने भी लिविंग फिनोमेनन हैं ये अंडरलाइन इंट्रैक्शंस के थ्रू आते हैं। अब जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था,
इंट्रैक्शन एंड एमर्जेंस। इंट्रैक्शन और एमर्जेंस का मतलब है कि लोअर लेवल से ही इंट्रैक्शन शुरू होती है, इवोल्यूशन होती है और एमर्जिंग प्रॉपर्टी आती है हायर लेवल तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शन हुई, इन्होंने कंबाइन किया, इन्होंने सेल ऑर्गेनली बनाई, फिर सेल बने, सेल से क्या बने, टिश्यूज़ बने। तो इस तरह से ये क्या हो रहे हैं, इवोल्यूट हो रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को इमर्ज कर रहे हैं। ओके, तो इनका फंक्शन इनका रोल भी बढ़ रहा है, सेल अलग काम करेंगे, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाएंगे। तो इस तरह से इनके बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं और इनकी एमर्जिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आगे से आगे लोअर लेवल से हाई लेवल तक जाती हैं। ओके, तो अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। तो बायो में हम लाइफ की स्टडी करते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने, कहाँ से आए, कैसे इवोल्यूट हुए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या आने वाले फ्यूचर में है, वे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। लिंक्ड क्यों हैं? क्योंकि वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लो अब कोई सबसे पहले कोई भी लिविंग थिंग हमारी अर्थ पे आई तो वो सिंगल सेल थी, ठीक है। यहीं से इसने डिवाइड किया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो जो इसके जेनेटिक मटेरियल था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनमें। कुछ जेनेटिक मटेरियल इसमें आया होगा, कुछ इसमें, फिर आगे इनके प्रोजेनी हुई तो कुछ जेनेटिक मटेरियल इनमें आया, इनमें आया। तो कहीं ना कहीं आगे से आगे जितनी भी जनरेशन्स आई तो कहीं ना कहीं जो जेनेटिक मटेरियल है उसका स्मॉल पोर्शन तो इनमें प्रेजेंट होगा ही होगा। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ओके, तो ये था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।